नमस्कार, मैं हूं आशित त्यागी और आप देख रहे हैं युग करवट यूट्यूब चैनल। पहले नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात अपराधी संजीव जीवा की लखनऊ कोर्ट में हत्या। केसरबाग कोर्ट में वकील के भेष में आए थे हमलावर। और मेरठ में महिला अधिवक्ता को घर के गेट पर मारा। सबसे बड़ी खबर है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े अपराधी संजीव जीवा उर्फ संजीव माहेश्वरी की लखनऊ के केसरबाग कोर्ट में हत्या कर दी गई। हत्यारे वकील के भेष में आए थे। इस मामले में एक सिपाही और एक बच्ची को भी गोली लगी थी। लखनऊ के केसरबाग में पोस्को कोर्ट के गेट पर वकील की ड्रेस में युवक ने कुख्यात अपराधी संजीव जीवा उर्फ माहेश्वरी को गोली मार दी। इस घटना में एक बच्चे और सिपाही को भी गोली लगी थी। संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा को पिछले दिनों पुलिस ने AK-47 और 1300 कारतूस के साथ शामली में पकड़ा था। वो पश्चिम यूपी में अतीक अहमद जैसा ही बड़ा नाम है। संजीव जीवा पर ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या का भी आरोप है। साथ ही बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या में भी वो शामिल था। दिल्ली की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने मुख्तार अंसारी, अफजल अंसारी और संजीव जीवा समेत 7 आरोपियों को इस मामले में बरी कर दिया था। कृष्णानंद राय की हत्या 29 नवंबर 2005 को हुई थी। संजीव जीवा ने अपने जीवन की शुरुआत एक दवा संचालक के यहाँ कंपाउंडर की नौकरी करके की थी। उसके बाद उसने दवाखाने के मालिक को ही अगवा कर लिया। 90 के दशक में उसने कोलकाता के एक बड़े कारोबारी के बेटे का अपहरण कर लिया था और 2 करोड़ की फिरौती मांगी थी। उस समय 2 करोड़ की फिरौती मांगना बहुत बड़ी बात थी। इसके बाद जीवा ने हरिद्वार के नाजिम गैंग को ज्वाइन किया, फिर सत्येंद्र बरवाला के साथ जुड़ा। इसके बाद 10 फरवरी 1993 को हुई भाजपा के कद्दावर नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या में उसका नाम सामने आया। इस हत्याकांड में संजीव जीवा को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। संजीव जीवा थोड़े दिनों बाद मुन्ना बजरंगी के साथ हो गया। इसी क्रम में उसका संपर्क मुख्तार अंसारी से हुआ। बताते हैं कि मुख्तार को अत्याधुनिक हथियारों का शौक था। जो जीवा के पास नेटवर्क था वो उसको हथियार उपलब्ध कराता था। पुलिस के अनुसार संजीव जीवा पर 22 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। इनमें 17 मामलों में संजीव बरी हो चुका था। उसके गैंग में 35 से ज़्यादा सदस्य हैं। संजीव पर जेल से भी गैंग ऑपरेट करने के आरोप लगते रहे हैं। हाल ही में उसकी संपत्ति भी प्रशासन ने कुर्क की थी। जीवा पर साल 2017 में कारोबारी अमित दीक्षित उर्फ गोल्डी हत्याकांड में शामिल होने के आरोप लगे थे। इस मामले में अदालत ने जीवा समेत 4 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। जीवा फिलहाल लखनऊ जेल में बंद था, लेकिन साल 2021 में जीवा की पत्नी पायल ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र लिखकर जीवा की जान को खतरा बताया था। पायल 2017 में RLD के टिकट पर विधानसभा चुनाव भी लड़ चुकी थी, लेकिन उसे जीत हासिल नहीं हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। मेरठ में एक बहुत सनसनीखेज वारदात हुई है। यहाँ न्यू बेवला कॉलोनी में एक महिला अधिवक्ता की हत्या कर दी गई। महिला अधिवक्ता को उसके घर के दरवाजे पर सिर में गोली मारी गई। पुलिस ने महिला अधिवक्ता के ससुराल पक्ष के कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। बताया जाता है कि उसका अपने पति के साथ विवाद चल रहा था। मेरठ में आज सुबह एक महिला वकील की घर के बाहर ही गोली मारकर हत्या कर दी गई। महिला अधिवक्ता को हमलावरों ने सिर में गोली मारी। ये घटना TP नगर इलाके के न्यू बेवला कॉलोनी की है। मरने वाली का नाम अंजलि गर्ग था। अंजलि आज सुबह दूध लेने गई थी और जब लौटी तो गेट का ताला खोलने का प्रयास कर रही थी, तभी उन्हें गोली मार दी गई। पुलिस के मुताबिक अंजलि की शादी चार्टर्ड अकाउंटेंट नितिन गर्ग से हुई थी। वो दिल्ली में नौकरी करता है। अंजलि का पति से तलाक हो चुका है। अंजलि पेशे से वकील थी। उनका अपने पति और ससुर से पिछले 7 साल से मकान को लेकर विवाद चल रहा था। जिस घर में अभी अंजलि रह रही थी वो उसके ससुर का था, जिसमें वो परिवार के मर्जी के बिना रह रही थी। एक बात यह भी सामने आई है कि अंजलि कई दिन से पुलिस के पास जा रही थी। उसने अपनी जान का खतरा भी बताया था। बताया जा रहा है कि आज सुबह 2 लोग स्कूटी पर आए। स्कूटी चालक ने मास्क लगा रखा था। पीछे बैठे व्यक्ति ने रुमाल से मुंह बांधा हुआ था। पड़ोसी बताते हैं कि गोली चलने की आवाज़ काफ़ी तेज़ी से आई थी। तो फोन आया जल्दी बाहर आओ। देखा तो नीचे गिरी हुई थी। लथपथ थी। गोली ही चल रही होगी। कितनी आवाज़ बहुत तेज थी। अच्छा, कितनी आवाज़ आई गोली? एक आवाज़ आई। अच्छा, आता जाता कोई दिखाई दिया बदमाश इस तरह का कोई आदमी? अंदर थे, मैं टॉयलेट में था। अच्छा, एकदम आवाज़ में लगा किसका ही खंबे में कुछ पटाखा बोल गया। हाँ, जब बाहर देखा तो किस समय घटना है? लगभग ये 6:30 की है एक्चुअली, क्योंकि 6:30 बजे मैं उठता हूँ। अच्छा, तो अलार्म बज के मैंने अभी से ऑफ ही किया था 2-3 मिनट पहले। हाँ, तो उसी टाइम की बात है। गोली की आवाज़ सुनकर पड़ोसी बाहर आए तो महिला वकील खून से लथपथ गेट पर पड़ी थी। महिला वकील की हत्या क्यों की गई है, इस सवाल का जवाब पुलिस ढूंढ रही है। प्राथमिक पूछताछ और घटनास्थल के निरीक्षण और स्थानीय लोगों से
पूछताछ में ये चीज निकल के आया है कि इस महिला का अपने पति के साथ विवाद चल रहा है और पिछले कई वर्षों से यह अपने पति और ससुर से अलग रह रही थी। जिस मकान में यह वर्तमान में निवास कर रही थी उसकी कब्जेदारी को लेकर भी एक विवाद चल रहा था, जो माननीय न्यायालय में भी विचाराधीन थी। इसके पहले भी दोनों पक्षों के द्वारा एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे पंजीकृत कराए गए हैं। प्रथम दृष्टया प्राथमिक छानबीन में पारिवारिक विवाद का प्रकरण परिलक्षित हो रहा है। अन्य बिंदुओं पर भी छानबीन की जा रही है। पति के साथ विवाद की लाइन पर भी जांच चल रही है। ये भी जांचा जा रहा है कि कहीं वकालत से संबंधित कोई विवाद तो नहीं था। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज दोपहर नोएडा पहुंचे। यहां उन्होंने पार्टी के पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की। भाजपा कार्यकर्ताओं ने यहां सहभोज का आयोजन भी किया। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी जुट गई है। इसी क्रम में आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा नोएडा पहुंचे। उन्होंने सेक्टर 51 स्थित एक निजी स्कूल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा को 100% जीत दिलाने का लक्ष्य कार्यकर्ताओं को दिया। उन्होंने वहां मौजूद कार्यकर्ताओं और नेताओं से कहा कि वे जनता के बीच जाएं, केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की कल्याणकारी नीतियों को जन जन तक पहुंचाएं। जेपी नड्डा ने भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ सामूहिक भोज में भी भाग लिया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, गौतम बुद्ध नगर से सांसद डॉक्टर महेश शर्मा, राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर, नोएडा विधायक पंकज सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष अमित चौधरी, महानगर अध्यक्ष मनोज गुप्ता आदि मौजूद रहे। नड्डा ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो रहे विकास कार्यों के मद्देनजर वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा ने गरीब, दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए विभिन्न योजनाएं लाकर काम किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने हर वर्ग के उत्थान के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं। वर्ष 2024 में भारी बहुमत से जीत हासिल करने के लिए महासंपर्क अभियान शुरू किया गया है। इसी के तहत ये कार्यक्रम था। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने 2 ऐसे अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है जो पूरे दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में लूट और स्नैचिंग की वारदात किया करते थे। पुलिस ने उस सुनार को भी पकड़ा है जो इनसे माल खरीदता था। चोर पकड़े गए हैं, क्या मामला है, थोड़ा बताएं सर। देखिए, आज थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक की पुलिस टीम ने काफ़ी अच्छा विरोध किया है, जिसमें 2 लुटेरे पकड़े गए हैं, चेन स्नैचर हैं ये, और एक ज्वेलर पकड़ा गया है जो कि इन चेन स्नैचर से जो छिनी हुई चेनें खरीदता था और उसको गलाकर उसका रूप परिवर्तित कर आर्थिक लाभ मिलता था। घटनाक्रम कुछ इस प्रकार है कि 25 तारीख की सुबह में प्रतीक रॉयल सोसाइटी है क्रॉसिंग रिपब्लिक में, वहाँ पर एक महिला के साथ चेन स्नैचिंग होती है और उसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस उसके बाद तत्काल एक्टिव हुई उस सूचना पर काम करते हुए सीसीटीवी फुटेजेज लेकर डेवलप किया इस पूरी चीज़ को। तो उसमें ये 2 स्नैचर्स जो थे उनका हुलिया मिला, उसके बाद चेहरा प्रकाश में आया, नाम। गाजियाबाद के खिलाड़ियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी वाली खबर है। आरडीसी में स्पोर्ट्स प्लाजा बनकर तैयार हो गया है। नगर निगम जल्द ही इसका लोकार्पण कराने जा रहा है। यहाँ खिलाड़ियों को क्रिकेट और बैडमिंटन जैसे कई खेलों का प्रशिक्षण मिल सकेगा। आरडीसी में हापुड़ रोड आरओबी के नीचे स्पोर्ट्स प्लाजा बनकर पूरी तरह तैयार है। यहाँ क्रिकेट, बैडमिंटन आदि खेलों का ट्रायल भी शुरू हो गया है। कई लाख रुपए की लागत से यहाँ प्लाजा बनाया गया है। प्लाजा के बनकर तैयार हो जाने के बाद अब उम्मीद है कि इसी सप्ताह इसका लोकार्पण हो जाएगा। प्लाजा का लोकार्पण संभवतः महापौर सुनीता दयाल करेंगी। हालांकि अभी इसके लिए नगर निगम से ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है क्योंकि नगर आयुक्त अवकाश पर हैं। लोकार्पण होने के बाद शहर के अनेक खिलाड़ियों को इसका काफ़ी फायदा होगा। जिस जगह स्पोर्ट्स प्लाजा बनाया गया है ये ज़मीन काफ़ी दिनों से अतिक्रमण का शिकार थी, इसीलिए नगर निगम ने यहाँ स्पोर्ट्स प्लाजा बनाने का फैसला किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद में मेट्रो ट्रेन से सफ़र करने वाले लोगों की एक बड़ी मुसीबत ख़त्म होने जा रही है। दरअसल मेट्रो में सफ़र करने वाले लोगों को पार्किंग की समस्या से जूझना पड़ रहा था। अब यहाँ मल्टी लेवल पार्किंग बनाई जा रही है जिसका काम तकरीबन पूरा हो चुका है। गाजियाबाद में मेट्रो स्टेशन के पास मल्टी लेवल पार्किंग बनाने के लिए सिविल वर्क लगभग पूरा हो गया है। संभावना है कि इसी वर्ष दिसंबर तक शहर को मेट्रो स्टेशन के पास पहली मल्टी लेवल पार्किंग मिल जाएगी। इस मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण कार्य करीब 39 करोड़ रुपए से हो रहा है। यूपी सरकार की ओर से राज्य स्मार्ट सिटी योजना के तहत गाजियाबाद को यह प्रोजेक्ट दिया गया था। प्रोजेक्ट का कार्य पूरा करने के लिए जल निगम को मार्च 2024 तक का समय दिया गया है। मेट्रो स्टेशन के पास अभी पार्किंग की समस्या है। हालांकि हिंडन रिवर स्टेशन के पास प्राइवेट पार्किंग है। मेट्रो में सफ़र करने वालों को इसी का सहारा है।
पार्किंग की समस्या को देखते हुए करीब 5000 वर्ग मीटर जमीन नगर निगम से लेकर नया बसजा मेट्रो स्टेशन के पास पार्किंग बनाने का काम शुरू किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। भारतीय किसान संगठन के कार्यकर्ताओं ने सदर तहसील पर प्रदर्शन किया। इन लोगों की मांग है कि सजवान नगर के जो घर हैं उनको आबादी में दर्ज किया जाए और बिल्डर के साथ चल रहे विवाद को समाप्त किया जाए। भारतीय किसान संगठन ने लोनी के शादाबाद उर्फ मिठ्ठेपुर सजवान नगर में रहने वालों को आबादी में दर्ज करने की मांग की है। अपनी मांग को लेकर एक ज्ञापन भी संगठन के कार्यकर्ताओं ने दिया। संगठन ने मांग की है कि सजवान नगर के गांव को आबादी में दर्ज किया जाए, साथ ही गांव में धारा 67 की कार्रवाई को तत्काल वापस लिया जाए, गांव की आबादी का सीमांकन किया जाए और जो मकान बिल्डर ने जबरदस्ती अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिए हैं उनका निराकरण किया जाए। संगठन ने कहा कि बिल्डर लिखित में इस बात की पुष्टि करे कि गाँव वालों से उसका कोई विवाद नहीं है। संगठन ने मांगे पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। अब खबरों का पोस्टमार्टम। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2023-24 के लिए खरीफ की फसलों की एमएसपी में वृद्धि कर दी है। ये कदम उत्पादकों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने और फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने खुद ये जानकारी दी। दरअसल सरकार के इस फैसले से सूरजमुखी, धान, कपास, मूंगफली, सोयाबीन उगाने वाले किसानों को फायदा मिलेगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि मूंग दाल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सबसे अधिक 10.4% की बढ़ोतरी हुई है। मूंगफली पर 9%, सेम पर 10.3%, धान पर 7%, ज्वार, बाजरा, रागी, मेज, अरहर की दाल, उड़द की दाल, सोयाबीन, सूरजमुखी बीज पर अगले वर्ष के लिए 6 से 7% तक की वृद्धि की गई है। कैबिनेट ने धान का एमएसपी 143 रुपये बढ़ा दिया है, जो अब 2183 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। किसानों के हित का ये बड़ा फैसला मोदी के नेतृत्व में हुई कैबिनेट मीटिंग में लिया गया। अब तूर दाल जो है वो 400 रुपये प्रति क्विंटल की उसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी कर दी गई है। मूंगफली की एमएसपी भी बढ़ा दी गई है। इससे देश के बड़े स्तर पर, बहुत बड़े पैमाने पर किसानों को लाभ होगा। नई फसल के लिए अच्छे दाम मिलेंगे। उड़द की दाल का न्यूनतम समर्थन मूल्य 350 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा दिया गया है। अब ये 6950 क्विंटल बिकेगी। मक्के की जो समर्थन मूल्य है मक्के का है उसको 128 रुपये बढ़ाया गया है और धान पर 143 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। ये केंद्र सरकार का एक फैसला है जिससे किसानों को लाभ होगा। भारत में राजनीति में कई मोड़ चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है और इन दिनों महासंपर्क अभियान चलाए हुए है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी विदेश में बैठकर अपनी बात कह रहे हैं और भारत में उस पर हंगामा हो रहा है। इस बीच एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है। राजनीतिक विश्लेषक ये सवाल कर रहे हैं कि क्या भारत में लोकसभा चुनाव समय से पहले होने जा रहे हैं। इस पर एक चर्चा मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। दरअसल नवंबर-दिसंबर में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है। आजकल मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों के प्रचार पर भाजपा बहुत जोर दे रही है। इसी को लेकर कुछ चर्चाएं और सवाल भारतीय सियासत में गूंज रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अक्सर कहा जाता है कि उसके कार्यकर्ता किसी भी वक्त चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी में शीर्ष स्तर पर बैठकों का दौर चल रहा है। मंत्रियों, सांसदों को जिले जिले भेजकर सरकार की 9 साल की उपलब्धियों का प्रचार किया जा रहा है। सारा का सारा जोर जो है वो मोदी सरकार के 9 साल के जो इनके बड़े काम हैं, जो इनकी उपलब्धियां हैं, उनको बताने पर है। इससे संकेत मिल रहे हैं कि भाजपा समय से या समय से पहले भी चुनाव में जा सकती है। भाजपा इस समय लोकसभा चुनाव के लिए खुद को पूरी तरह तैयार करने के प्रयास में है, कर रही है, जबकि विपक्ष अभी तक एकजुटता की जो राग है उससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। मई के आखिरी सप्ताह में मोदी सरकार के 9 साल पूरे हुए थे। इसी उपलक्ष्य में भाजपा ने मीडिया के साथ संवाद किया। उसमें जेपी नड्डा ने सरकार के 9 साल के कामकाज पर पूरा फोकस रखा। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने जो प्रस्तुतिकरण दिया था उसमें विस्तार से मोदी सरकार के 9 वर्षों की उपलब्धियों और उसकी तुलना
यूपीए सरकार के 10 साल के कामकाज से की गई थी और ये बताया गया था कि मोदी ने 9 साल में बेहतर काम किया है, जो काम यूपीए सरकार 10 साल में नहीं कर पाई थी। भाजपा ने अपने प्रचार के लिए एक नया नारा भी बना दिया है, जो सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण है। यूँ तो अभी चुनाव में 1 साल है। आमतौर पर हमारे देश में ये परंपरा है कि चुनाव से ठीक 2 या 3 महीने पहले राजनीतिक पार्टियां अपनी रणनीति पर काम करना शुरू करती हैं। जो सरकार चल रही होती है वो अपनी उपलब्धि बताती है, अपना कामकाज बताती है, उन्होंने क्या क्या काम किया है। लेकिन इस बार ये 1 साल पहले हो रहा है और इसीलिए सवाल उठ रहा है कि क्या भाजपा लोकसभा चुनाव समय से पहले कराना चाहती है। लेकिन समय से पहले चुनाव कराने के विरोध में भी कुछ तर्क दिए जा रहे हैं। पहला यह कि भाजपा इसका खामियाजा 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गंवाकर भुगत चुकी है। इस तर्क को देने वाले राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि G20 के प्रचार प्रसार का असर सिर्फ शहरी मतदाताओं तक सीमित रहेगा, दूर दराज के ग्रामीण इलाकों पर इसका कोई असर नहीं होगा और ये प्रयोग इंडिया शाइनिंग जैसे उल्टा पड़ सकता है, जैसे जब उल्टा पड़ गया था। दूसरा तर्क यह है कि अभी सरकार के पास कम से कम 10 महीने का वक्त है, जिसमें न सिर्फ भाजपा संगठन अपने जो पेच कर सकता है, अपनी जो कमियां उन्हें दूर कर सकता है, सरकार उन तमाम कारणों को भी कम कर सकती है जिसकी वजह से लोगों में कुछ असंतोष की भावना है। जैसे पहलवानों का मुद्दा सुलझाया जा सकता है। इस तिमाही में जीडीपी के आंकड़े, खुदरा महंगाई की कमी के संकेत, जीएसटी की वसूली में बढ़ोतरी जैसे आर्थिक मुद्दों पर काबू पाया जा सकता है। सरकार 84 करोड़ लोगों को मिलने वाले मुफ्त राशन में कुछ और बदलाव कर सकती है और भाजपा के पक्ष में चुनावी माहौल बनाया जा सकता है। अगले साल अप्रैल या मई में लोकसभा चुनाव कराने के पक्ष में सबसे मजबूत तर्क यह है कि जनवरी 2024 में अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन का भव्य आयोजन होगा, जिसके जरिए एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राम भक्त वाली छवि पूरे देश के सामने उभर कर आएगी। भाजपा का हिंदुत्व कार्ड उसके पक्ष में फिर से गोलबंदी करा सकता है। ये वो कारण है जो बताते हैं कि भाजपा शायद समय से चुनाव कराए, राम मंदिर के उद्घाटन के बाद ही चुनाव में जाए। आप और हम सभी जानते हैं कि एक आईएएस अधिकारी हमेशा अपनी पढ़ाई, मेहनत, ज्ञान, संघर्ष के लिए पहचाने जाते हैं। दिन रात की कड़ी मेहनत से आईएएस बनने वाले ये मेधावी छात्र कभी मौज मस्ती करते नहीं दिखते थे। कई बार ये लोगों से मिलना जुलना तक भी बंद कर देते थे। कहा जाए कि ये पद एक कठिन तपस्या से प्राप्त होता है तो ये गलत नहीं है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला है आजकल आईएएस अधिकारियों की छवि भी बदली है। अब आईएएस बनने वाले अधिकारी केवल किताबी ज्ञान रखने वाले लोग नहीं होते जो सिर्फ मोटी मोटी किताबों तक अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। सोशल मीडिया की चकाचौंध से अब आईएएस अधिकारी भी नहीं बचते। कई आईएएस अधिकारी ऐसे हैं जिन्हें लाखों बच्चे अपना रोल मॉडल मानते हैं, उन जैसा बनना चाहते हैं। ठीक उसी तरह आईएएस अधिकारी भी अब अपना साइड भी उनसे शेयर करते हैं, अपना अनुभव समय समय पर सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें बताते हैं। तो आज मैं कुछ ऐसे आईएएस अधिकारियों के बारे में बताऊंगा जो भारत में सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने वाले टॉप 5 में शामिल है। में पहला नंबर है आईएएस अधिकारी अभिषेक सिंह का, जिनके इंस्टाग्राम पर 43 लाख फॉलोअर्स हैं। ये सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले आईएएस अधिकारियों में टॉप में हैं। सिविल सेवक और अभिनेता अभिषेक सिंह फिल्मों में भी इंटरेस्ट रखते हैं। ये मल्टी टैलेंटेड हैं, पब्लिक सर्वेंट होते हुए एक बेहतरीन एक्टर हैं। इन्होंने बी प्रॉक के साथ दिल तोड़ के और जुबिन नौटियाल के साथ तुझे भूलना तो चाहा 2 गानों में एक्टिंग भी की है। अभिषेक सिंह कई वेब सीरीज और टीवी सीरियल में भी काम कर चुके हैं। आईएएस सृष्टि देशमुख भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड करती हैं, स्टार हैं। इंस्टाग्राम पर उनके 22 लाख फॉलोअर्स हैं। मध्य प्रदेश कैडर की सृष्टि देशमुख को इंस्टाग्राम पर 22 लाख लोग फॉलो करते हैं। सृष्टि देशमुख मध्य प्रदेश के गाडरवारा में एसडीएम पद पर तैनात हैं। ट्रेनिंग के दौरान सृष्टि देशमुख को अपने साथी आईएएस डॉक्टर नागार्जुन बी घोड़ा से प्यार हो गया था। दोनों ने 23 अप्रैल 2023 को प्रेम विवाह किया था। इस लिस्ट में 30 नंबर पर टीना डाबी हैं। टीना डाबी के जो फॉलोअर्स हैं वो 16 लाख हैं। यूपीएससी 2015 की टॉपर टीना देश की सबसे चर्चित आईएएस अधिकारी हैं। इंस्टाग्राम पर टीना डाबी को 16 लाख लोग फॉलो करते हैं। राजस्थान कैडर की आईएएस अधिकारी टीना वर्तमान में जैसलमेर में कलेक्टर हैं। टीना का जन्म 9 नवंबर 1973 को भोपाल में हुआ था। इनका परिवार
दिल्ली में रहता है। IAS अतर आमिर खान भी इस लिस्ट में शामिल हैं। इनके 7,28,000 फॉलोअर्स हैं। UPSC 2015 में सेकंड टॉपर ये लोग रहे थे। आमिर खान भी टीना डाबी की तरह काफ़ी फेमस हैं। इन दोनों अपनी दूसरी शादी को लेकर चर्चा में हैं। सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं। टीना डाबी से इनका तलाक हो गया था। उसके बाद इन्होंने 1 अक्टूबर 2022 को दूसरी शादी कर ली थी। IAS अतर आमिर खान कश्मीर के अनंतनाग जिले के देवीपुरा मट्टन गांव के रहने वाले हैं। 5 सितंबर 2022 को उनका जन्म हुआ था। वर्तमान में वो श्रीनगर स्मार्ट सिटी के CEO और श्रीनगर नगर निगम के आयुक्त हैं। इस लिस्ट में 5वां नंबर निशांत जैन का है। निशांत मेरठ के रहने वाले हैं। निशांत का जन्म 30 अक्टूबर 1986 को हुआ था। इनको इंस्टाग्राम पर 3,62,000 लोग फॉलो करते हैं। UPSC 2015 के IAS अधिकारी निशांत वर्तमान में राजस्थान में कलेक्टर हैं। पहले इन्होंने पोस्ट ऑफिस में काम किया था क्लर्क के रूप में और संसद में ट्रांसलेटर भी रह चुके हैं। निशांत जैन हिंदी के माध्यम से टॉपर रहे थे और वो बेहतरीन लेखक भी हैं। ये था खबरों का पोस्टमार्टम। आज के लिए इतना ही। गाजियाबाद और उसके आसपास की तमाम खबरों को देखने के लिए देखिए युग करवट यूट्यूब चैनल और विस्तृत जानकारी के लिए पढ़िए युग करवट समाचार पत्र। युग करवट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा। नमस्कार।